तो एनसीईआरटी रीप्रिंट 2025-2026 आ चुकी है और इस एडिशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो नीट 2026 में अगर कोई क्वेश्चन आता है इसमें से तो आपको नए डेटा को फॉलो करना है और उस हिसाब से आंसर देना है। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और अभी हम देखते हैं सारे चेंजेस जो भी नए एनसीईआरटी में किए गए हैं। तो सारे चेंजेस को अभी हम देखते हैं चैप्टर वाइज। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहला चेंज है बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे ये साइंटिस्ट का नाम अभी ठीक कर दिया है। यहाँ पे पहले NEK दिया था, अभी यहाँ पे NCK दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेंज है CR जेकब डिजीज को यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है नए एनसीईआरटी में, क्रुसफेल्ड जेकब डिजीज, ठीक है, CJD। फिर अगला चेंज है प्लांट किंगडम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे पहले दिया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है। अभी नए एडिशन में क्या दिया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये कौन सा मेथड है रिप्रोडक्शन का, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ना कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये चेंज दिया है अभी यहाँ पे नई एनसीईआरटी में, स्पोर को हटा दिया है, ठीक है। और ये जो भी चेंजेस हुए हैं यहाँ पे आप पेज नंबर देख सकते हो, वहाँ पे आपको ये चेंजेस मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट चेंज है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एंटन वॉन लीवेनहुक को अभी एंटोनी वॉन लीवेनहुक किया है। तो यहाँ पे सही नाम दिया है अभी एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेंज है, ये काफी बड़ा चेंज है। पहले श्वान को ब्रिटिश जूलॉजिस्ट बोला था, अभी यहाँ पे श्वान को जर्मन जूलॉजिस्ट किया है, ठीक है। तो ये एक बड़ा चेंज है, अगर एमसीक्यू आता है तो आपको जर्मन जूलॉजिस्ट याद रखना है। फिर नेक्स्ट चेंज है द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। तो पहले साइटोप्लाज्म को हम फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते थे, अभी नए एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। फिर और एक बड़ा चेंज हम देख सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन इन ह्यूमन बॉडी। तो ये पहले 0.5 दिया था, ये एक टेबल दिया है एनसीईआरटी में, यहाँ पे मेंशन किया है 0.5, लेकिन नए एनसीईआरटी में दिया है 9.5, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, आपको 9.5 याद रखना है। इसके बाद फिगर 9.3 में पहले बीटा प्लेटेड शीट लिखा था, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसका सही स्पेलिंग क्या है, बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है, ना कि प्लेटेड शीट, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ा चेंज नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में जो टेबल दिया था, टेबल 11.1 में पहले C दिया था, हमें पता है ये डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी कोई बड़ा चेंज नहीं है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आएगा। इसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम देखते हैं ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे लिखा था पुराने एनसीईआरटी में, लेकिन अभी नए एनसीईआरटी में ओनली यहाँ पे हटा दिया गया है। तो यहाँ पे ओनली क्यों हटाया है नए एडिशन में, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ये तो अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो ठीक है। तो ये भी आता है, ओनली नहीं आता, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेंज है फिगर 12.5 में पहले 2 हाइड्रोजन दिया था, अभी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कर दिया है। तो नेक्स्ट चेंज है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में IRB और ERB इसका डेफिनेशन को चेंज कर दिया है, लेकिन ये जो चेंज है वो गलत है, ठीक है। पहले वाले एडिशन में ज्यादा सही डेफिनेशन दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं पहले क्या दिया था, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, इसको हम कहते हैं IRB, और यही सही है। नए एडिशन में क्या लिखा है, IRB का मतलब लिखा है अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ये काफी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पुराने एडिशन में ज्यादा सही इसमें दिया है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये एक स्पायरोमीटर का ग्राफ हम देख सकते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे वॉल्यूम दिया है और ये क्या शो कर रहा है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंस्पिरेशन, फिर ये एक्सपिरेशन, फिर ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, फिर वापस इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग को शो कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ये किया इंस्पिरेशन, और यहाँ पे इसके बाद जो एडिशनल वॉल्यूम है, जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेशन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इंस्पायर करते हैं, इसको हम कहते हैं IRB, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है IRB, यहाँ से यहाँ तक। तो पहले डिफिनेशन बराबर दिया था एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम लेते हैं इसको हम कहते हैं IRB। सिमिलरली हम देख सकते हैं ERB का मतलब क्या होता है, हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया यहाँ से यहाँ तक, नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसके बाद जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सपायर कर सकते हैं वो यहाँ तक आता है, और इसको हम कहते हैं ERB, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन सही दिया था, अभी गलत दिया है। एकदम गलत भी नहीं कह सकते, जो नया सेंटेंस है वो काफी इनकम्प्लीट है, और हो सकता है कि वापस सेंटेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा शॉर्ट दिया है, लेकिन आपको अभी मतलब पता है IRB का मतलब क्या होता है, ERB का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप वैल्यूज भी चेक कर सकते हो, 2.9 यहाँ पे है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम है लीटर्स में, तो 2.9 लीटर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 लीटर्स है। अगर हम माइनस करेंगे IRB का वैल्यू क्या आएगा, 6 - 3 हम पकड़ लेते हैं तो 3 लीटर्स आएगा, और एनसीईआरटी में भी 3 लीटर्स ही दिया है IRB का वॉल्यूम। और ERB का भी वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, 2.4 - 1.2, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1.2, ठीक है। तो एनसीईआरटी में मेंशन किया है लगभग 1000 to
1100, ठीक है, इसका वैल्यू। तो इसका मतलब आप समझ गए, जो पुराना डेफिनेशन था वो एकदम सही है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो अपने नॉलेज के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि एनटीए भी वही आंसर को सही मानता है जो फैक्चुअली सही है, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर मिस्टेक है तो भी ठीक है, लेकिन फैक्चुअली जो सही है उसी को हमें आंसर मानना है। तो नेक्स्ट चेंज हम देखते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। पहले ईसीजी का फुल फॉर्म दिया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, अभी इसको चेंज कर दिया है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, जो मशीन होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, जो हमें ग्राफ मिलता है, जो ग्राफ पे जो हमें मिलता है PQRST, ये सारे वेव्स जो होते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी का फुल फॉर्म ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चेंज हम देखते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, पुराने एडिशन में लिखा था प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। तो यूग्लिना क्या होता है, ये एक प्रोटोजोन नहीं है। यूग्लिना क्या होता है, एक यूग्लिनॉइड होता है। तो नए एनसीईआरटी में इसको ठीक किया है, यहाँ पे लिखा है प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना। तो अलग अलग टाइप के प्रोटिस्ट होते हैं। प्रोटोजोन का एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम है, ना कि यूग्लिना। यूग्लिना किस में आता है, यूग्लिनॉइड प्रोटिस्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई किया है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो दिया था उसको आप अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, इसको भी अभी रेक्टिफाई कर दिया है, ठीक है। इसके बाद पुराने एनसीईआरटी में लिखा था कि हायोइड बोन जो होता है, हायोइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन स्कल। तो पहले इंक्लूड किया था स्कल में, लेकिन अभी यहाँ पे ये सेंटेंस को हटा दिया गया है। इसका मतलब अभी हायोइड बोन स्कल में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सही कर दिया है, हायोइड बोन स्कल का पार्ट नहीं होता। तो स्कल में कौन से बोन्स नहीं आते, ईयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन, ये स्कल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो चेंज दिया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में पहले दिया था एड्रिनल ग्लैंड्स का जो लोकेशन होता है वो होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। अभी इसको सही कर दिया है, अभी एड्रिनल ग्लैंड्स को अबाउ द किडनी बोला है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, वन अबाउ ईच किडनी, ठीक है। तो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स को हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो पहले के एडिशन में यहाँ पे एंटीरियर पार्ट क्यों लिखा था, हो सकता है वहाँ पे अगर हम बाकी मैमल्स को कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है जो 4 पैरों पे चलता है, फॉर एग्जाम्पल पिग है, अगर पिग है तो उसका किडनी यहाँ पे प्रेजेंट होगा और किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होगा एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस कैसे होते हैं, ह्यूमंस इरेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस थे क्लास 11 के एनसीईआरटी में। अभी हम क्लास 12 के एनसीईआरटी में देखते हैं क्या क्या चेंजेस दिए हैं। सबसे पहला चेंज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें पहले कॉर्न कॉब को पहले टैसल्स लिखा था, द टैसल्स यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल। अभी इसको सही कर दिया है, यहाँ पे टैसल्स ने लिखा, यहाँ पे ईयर्स लिखा है, ईयर्स यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट चेंज है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे लिखा है सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। तो पुराने एनसीईआरटी में यहाँ पे ऐसे लिखा था, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। अभी नए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन्स इनटू द निप्पल फ्रॉम विच मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो लैक्टिफेरस डक्ट किसमें ओपन होता है, निप्पल में ओपन होता है, फिर निप्पल से मिल्क एक्सप्रेस होता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। तो यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, तो ये आप याद रख सकते हो। और एक चेंज है इस चैप्टर में, जो डायग्राम दिया है ओवरी का, तो वहाँ पे जो ओव्यूलेशन बताया है वहाँ पे ओवम दिया था पहले, अभी यहाँ पे इसको सेकेंडरी ओसाइट कर दिया है। तो ओव्यूलेशन किसका होता है, सेकेंडरी ओसाइट का होता है, ना कि ओवम का होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ओवम कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके जस्ट पहले ओवम बनता है। इसके बाद और एक चेंज हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ये कोई बड़ा चेंज नहीं है, पहले इसमें ऑल पीपल दिया था, अभी यहाँ पे ऑल ह्यूमंस दिया है, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा चेंज है एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, यहाँ पे दिया था पहले द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अभी इसको सही किया है, यहाँ पे लिखा है 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो आपको 13.8 याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेंज हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में क्या दिया है। यहाँ पे पहले टेट्रासाइक्लिन दिया था, अभी यहाँ पे इसको एम्पिसिलिन किया है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, इसके बाद में इस स्टेटमेंट को देखेंगे। प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड मतलब कोई एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलर डीएनए होता है जो एज अ वेक्टर डीएनए काम करता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में PBr322 ये एक प्लाज्मिड है। तो इस प्लाज्मिड में अलग अलग साइट होते हैं जिसपे अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक डीएनए है, तो डीएनए में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है, ये एंटीबायोटिक्स है। तो यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे जो डीएनए होगा वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। डायम H1 साइड पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होता है। अभी हम समझते हैं रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है। तो यहाँ पे एक प्लाज्मिड है, जब भी इसके अंदर हम कोई फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। पहले जो डीएनए था, जो प्लाज्मिड डीएनए था, इसको हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब भी कोई नया डीएनए इसमें इंसर्ट करते हैं हम, तभी इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और जब भी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल
एंटर होगा बैक्टीरिया के अंदर, तभी इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और जो बैक्टीरिया होगा उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसफॉर्मेंट है, और ये ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, और इसने कौन सा मॉलिक्यूल लिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको लिया है अंदर, अपने अंदर। तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अगर ये कोई नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, फॉर एग्जांपल ये वाला जो डीएनए है, अगर ये इसको अंदर लेगा तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अभी हम और अच्छे से इसको एक बार समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया, ये जो पहले डीएनए होता है, ये जो प्लाज्मिड है, इसको हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर इसमें हम कोई जीन इंसर्ट करेंगे, ये जो रेड मैंने शो किया है, तो इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई बैक्टीरिया है जिसने प्लाज्मिड को अंदर नहीं लिया अपने अंदर, इसके अंदर अपना खुद का डीएनए है लेकिन कोई बाहर से प्लाज्मिड नहीं लिया, तो इसको हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है, ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या है कि इसने बाहर से प्लाज्मिड अपने अंदर लिया है, लेकिन ये प्लाज्मिड कैसा है, ये जो प्लाज्मिड है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और अगर कोई बैक्टीरिया है जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने अंदर लिया है, मतलब वो क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड जो शो किया है मैंने, ये क्या शो करता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड में एक फॉरेन डीएनए भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है। तो अगर हम इन बैक्टीरिया को अलग अलग मीडियम पे ग्रो कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे या फिर एम्पिसिलिन मीडियम पे, तो क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जो PBr322 होता है, इसके पास दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो ये शो करेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये इन एंटीबायोटिक्स पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है तो क्या ये एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगा, इसके पास कोई प्लाज्मिड डीएनए नहीं है, इसके पास कोई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का कैरेक्टर भी नहीं है, तो ये ग्रो नहीं कर सकता, एम्पिसिलिन पे भी ग्रो नहीं करेगा, टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड डीएनए ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब इसके पास एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है। तो क्या ये ग्रो करेगा दोनों में, दोनों मीडियम में, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों में ग्रो कर सकता है क्योंकि इसके पास दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। अभी हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, इसका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पे हमने कुछ इंसर्ट कर दिया, कोई नया डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो इसका अभी जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का कैरेक्टर है वो अभी नहीं बचा। तो क्या ये टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पास वो डीएनए नहीं है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला, लेकिन इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन अभी भी प्रेजेंट है, तो ये एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगा। तो हमने देखा जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं वो किसी भी मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों मीडियम में ग्रो करेंगे, और जो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है जिसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के यहाँ पे इंसर्शन हुआ है, तो यहाँ पे इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, ठीक है। तो ये ग्रो नहीं कर सकता टेट्रासाइक्लिन पे, लेकिन ये एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पुराने एनसीईआरटी में पहले क्या लिखा था, पहले लिखा था कि हम टेट्रासाइक्लिन पे पहले ग्रो कराएंगे, इसके बाद में एम्पिसिलिन पे ग्रो कराएंगे। तो अभी हमें करना क्या है, पहले हमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इनको अलग करना है, और उसके बाद रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट इनको अलग अलग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एम्पिसिलिन में ग्रो कराएंगे बैक्टीरिया को। इससे क्या होगा, एम्पिसिलिन में कौन ग्रो करेगा, एम्पिसिलिन में सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो ट्रांसफॉर्मेंट है, वो रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हैं, मैंने आपको डायग्राम में बताया था। लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रो नहीं करेंगे। इसके बाद हमें सेपरेट करना है नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है और रिकॉम्बिनेंट कौन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराएंगे। तो एक एंटीबायोटिक से हमने क्या किया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग किया, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन ने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन ने रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने एनसीईआरटी में क्या दिया था, यहाँ पे दिया था कि हम पहले टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कराएंगे। तो अगर मीडियम में टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट होगा तो कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे इसमें, जो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये वाले जो बैक्टीरिया है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो ये वाले बैक्टीरिया ग्रो करेंगे टेट्रासाइक्लिन में, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो भी ग्रो नहीं करेंगे, और जो रिकॉम्बिनेंट है वो भी ग्रो नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, दोनों ही ग्रो नहीं करेंगे टेट्रासाइक्लिन पे, ठीक है। तो अभी नए एनसीईआरटी में यहाँ पे इसको टिक कर लिया है, यहाँ पे लिखा है एम्पिसिलिन, ठीक है। पहले एम्पिसिलिन पे ग्रो कराएंगे, इसके बाद में टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कराएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो यही सारे चेंजेस है जो भी एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिए हैं, ठीक है। क्लास 11 और क्लास 12 हमने दोनों चेंजेस देख लिए सारे। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपने कोई चेंज नोटिस किया है नए एनसीईआरटी में तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।